बात ये कर लेते हैं कि ये लग बीजाणुधानियों के जो ऊपर ये जो लेयर हैं, इनमें भी एक खास बात होती है कि कौन कौन से लेयर हैं जो लग बीजाणुधानी को घेरे हुए होती हैं। मान लीजिए सपोज ये एक लग बीजाणुधानी है, इसमें मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं इंग्लिश में, और इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, लग बीजाणुधानी हैं, और इनके ऊपर कुछ इस तरह से एक सबसे बाहरी स्तर जिसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस, बाह्य स्तर, फिर इसके बाद होता है एंडोथीसियम, कुछ इस तरह से कई छोटे छोटे स्तरों में बना रहता है ना। इस तरह से कोशिकाओं का बना हुआ है ऐसे। और बाह्य स्तर की कोशिकाएं भी क्या होती हैं, पहले गोलाकार होती हैं, फिर चौकोर बन जाती हैं ऐसे। फिर इसके बाद जो होती है मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर मध्य स्तर होता है, उसमें कोशिकाएं थोड़ी सी मोटी होती हैं, 1 से 4 लेयर की होती हैं, और सबसे अंदर स्तर होता है, सबसे अंदर एक स्तर होता है जहाँ पर सिंगल लेयर का होता है, लेकिन ये अंतः समसूत्री विभाजन से पॉलीप्लॉइडी बना देती है। कई न्यूक्लियस उसके अंदर होते हैं। अंतः समसूत्री विभाजन यानी कि कोशिका के अंदर समसूत्री तो होता है लेकिन कोशिका विभाजित नहीं होती, इसलिए सिंगल लेयर बन जाती है, लेकिन बड़ी बड़ी कोशिकाएं थोड़ी सी होती हैं। तो इस तरह से एक लघु बीजाणुधानी के ऊपर आपको सबसे ऊपर आपको हम शॉर्ट में लिखते हैं ई, इसके बाद आता है फिर ई, फिर आता है एम, फिर आता है टी। लग बीजाणुधानी के सबसे पास कौन सी है, टी, टी फॉर टेपिटम। ऊपर वाले का नाम हम लिख देंगे एपिडर्मिस, क्या लिख देंगे, एपिडर्मिस यानी कि बाह्य स्तर, बाह्य स्तर है ये। फिर इसके बाद आता है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, इसको चाहे इंग्लिश से लिखिए चाहे हिंदी से लिखिए। फिर इसके बाद मध्य लेयर आती है जिसको कहते हैं मिडिल लेयर, मिडिल लेयर मध्य स्तर, और अंतः लेयर को कहते हैं टेपिटम। अंतर लेयर को क्या कहते हैं, टेपिटम हम लोग कह देते हैं, अंतः लेयर टेपिटम हो गई। अब शॉर्ट में हम थोड़ा सा बताएंगे कि बाह्य लेयर, एंडोथीसियम, मध्य लेयर और टेपिटम। सबसे पास जो लग बीजाणुधानी की लेयर है वो है टेपिटम। टेपिटम का एक खास रोल है। टेपिटम का खास रोल ये है कि टेपिटम क्या करती है, इसके 2 रूप होते हैं। इस टेपिटम की जो कोशिकाएं या तो अमीबी प्रकार की होंगी, या तो अमीबी प्रकार की होंगी, और या तो सिक्रेटरी टाइप की होंगी। तो ये क्या करती हैं, ये कोशिकाएं प्रारंभिक अवस्था में टूटती हैं और टूटने के बाद बनाती हैं यूबिस बॉडी। क्या बनाती हैं, यूबिस बॉडी। यूबिस बॉडी कोशिका स्तर, कोशिका भित्ति के पास जाकर वहां पर इसके चारों तरफ, इसको हिंदी में भी यूबिस बॉडी कहते हैं, यूबिस बॉडी। और इसी यूबिस बॉडी जब एक तरह का सिक्रेटरी मटेरियल है, वो किसने रिलीज किया, टेपिटम ने रिलीज किया। टेपिटम ने जो अंतः स्तर है लग बीजाणुधानी, ये लग बीजाणुधानी के सबसे पास अंतः स्तर टेपिटम है, उसने यूबिस बॉडी रिलीज की। सीधे सीधे समझो कि यूबिस बॉडी रिलीज किया, और यूबिस बॉडी के चारों तरफ एक स्पेशल जो आपका पेप्टोसेलुलोज है वो है स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन एक ऐसा पदार्थ है जो कई वर्षों तक इसको माइक्रोब्स डिग्रेड नहीं कर पाते, सूक्ष्म जीव इसको खा नहीं सकते। तो यूबिस बॉडी
को मजबूत बनाने का काम स्पोरोपोलिन करती है, और ये दोनों ही मिल करके लघु बीजाणु जब बनता है उसका ऊपरी स्तर बाह्य चोल का निर्माण करती है। इसीलिए जो लघु बीजाणु होता है उसके बाह्य चोल पर स्पोरोपोलिन बहुत सारा होता है, जिससे जो लघु बीजाणु है, जिसको हम लघु बीजाणु कह सकते हैं या परागकण कह सकते हैं, कई वर्षों तक जीवित बना रहता है, कई वर्षों तक पड़ा रहता है। किसकी वजह से? स्पोरोपोलिन के। तो स्पोरोपोलिन और यूबिस बॉडीज के जन्मदाता कौन है? टेप्टम। टेप्टम अंतर लेयर है लघु बीजाणु धानी की। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि लघु बीजाणु धानी में जो लघु बीजाणु बनते हैं वो किस तरह के बनते हैं। देखिए कैसे बनते हैं। अब मैं एक चैम्बर बनाऊंगा, एक चैम्बर, एक लघु बीजाणु धानी इस तरह से, जैसे आपने देखा था स्ट्रक्चर, ये थे, 4 थे, और इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर क्या थे? लघु बीजाणु धानी कोशिकाएं हैं, और जो कि द्विगुणित हैं। ये कैसे हैं? सब की सब द्विगुणित हैं। लघु बीजाणु धानी है, 4 है। यहाँ पर द्विगुणित है, इनमें होगा अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद मैं दूसरे चैम्बर पर इंडिकेट कर देता हूं कि इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद 4 कोशिकाएं ऐसे बनेंगी। 4 कोशिकाएं इस तरह से बनेंगी, और कैसे बनेंगी? सब के सब बनेंगे अगुणित। कैसे बनेंगी? अगुणित कोशिकाएं बनेगी, और इन्हीं को हम कहते हैं, अगुणित सेल्स को कहते हैं, कोशिकाओं को कहते हैं। कोशिका जो है अगुणित बनेगी, इसको कहते हैं लघु बीजाणु। लघु बीजाणु बोलेंगे, या इसको हम लोग कहेंगे लघु बीजाणु बोलेंगे, या इसको कहेंगे परागकण। परागकण का नाम सुना होगा कि परागकण क्या है। तो परागकण का निर्माण कैसे हुआ? परागकण का निर्माण जो है लघु बीजाणु धानी की कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और अर्धसूत्री विभाजन से परागकण का या लघु बीजाणु का निर्माण हुआ। तो हम बात करते हैं अब लघु बीजाणु क्या है। एक छोटी सी हेडिंग देखेंगे कि लघु बीजाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है, या परागकण का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हेडिंग डालेंगे परागकण। आज हम पढ़ेंगे परागकण। देखते हैं परागकण क्या है। परागकण या लघु बीजाणु, लघु बीजाणु या परागकण। परागकण सबसे पहला हम पॉइंट नोट करेंगे कि परागकण क्या है कि नर युग्मकोद्भिद की पहली अवस्था है, पहली कोशिका है। पहली कोशिका है, यहीं से नर युग्मकोद्भिद का मतलब नर युग्मक बनाने वाली कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तो नर युग्मकोद्भिद की पहली अवस्था क्या है? परागकण। परागकण से ही क्या हो? नर युग्मकोद्भिद बनेगा, और वही नर युग्मक का निर्माण करेगा। तो जो परागकण होता है ये इसके 2 चोल हैं। परागकण के 2 चोल हैं, एक अंतःचोल है जिसे इंटाइन कहते हैं, और एक बाह्य चोल है जिसे हम एक्साइन कहते हैं। बाह्य चोल थोड़ा सा रफ होता है, मतलब खुरदरा होता है, और इसमें पोर होते हैं, छिद्र होते हैं। बाह्य चोल में सबसे ऊपर बाह्य चोल कौन बनाता है? परागकण का बाह्य चोल कौन बनाता है? यूबिस बॉडी, जो टेप्टम ने बनाया था, और इसी में स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ इसके ऊपर चढ़ा रहता है। किसके ऊपर? ये जो
है स्तर, इसको कहेंगे एग्जाइन। एग्जाइन का मतलब बाह्य चोल, इसको क्या कहेंगे, बाह्य चोल। और इसके अंतर जो स्तर होता है, बाह्य चोल के बारे में समझ लें। बाह्य चोल का निर्माण यूबिस बॉडीज और स्पोरोपोलिन की, स्पोरोपोलिन उसके ऊपर रहती है बाह्य, और यूबिस बॉडी पूरा निर्माण के एक स्तर का। इसके बाद जिसमें छिद्र भी पाए जाते हैं, एक जैसी नहीं होती है, थोड़ी सी रफ होती है, रफ सरफेस, खुरदरा सरफेस होता है। और अंदर वाली जो होती है इंटाइन होती है, इंटाइन को हम कहते हैं अंतःचोल। अंतःचोल होता है, और ये अंतःचोल क्या होती है, पतली लेयर होती है, कोमल होती है, ठीक है, जो आगे जाकर के पराग नलिका का निर्माण करती है। जब ये पराग कण जर्मिनेट करता है, उगता है, तो पराग नलिका का निर्माण करेगा। और वो पराग नलिका कहाँ से निकलेगी, जहां जहां छिद्र होंगे वहां से निकल सकती है, ठीक है। ये नहीं कि हर जगह से निकल जाएगी, जहां छिद्र है वहां से संभावना है कि पराग नलिका निकलेगी वहां से। और कौन पराग नलिका का निर्माण करेगा, अंतःचोल, यानी कि इंटाइन ऑफ द पराग कण, पराग कण का इंटाइन, ठीक है। और स्पोरोपोलिन कहाँ होती है, एग्जाइन के चारों तरफ। और ये अगुणित है, तो इसका अपना क्या है, अपना केंद्रक है, ये अपना केंद्रक है इसका, और ये इसका क्या है, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। तो परागकण अगुणित है कि द्विगुणित है, परागकण एक अगुणित स्ट्रक्चर है जिसका निर्माण किसने किया, लघु बीजाणुधानी ने अणसूत्री विभाजन के द्वारा किया। और ये पहली कोशिका है जो नर युग्मोद्भिद का निर्माण करेगी, जिसमें नर युग्मक बनेगी। तो हमारा ये था टॉपिक, कॉन्सेप्ट यही था। सबसे पहले हम पुष्पी पादपों में नर जननांग पढ़ रहे थे, और नर जननांग नर युग्मक कैसे निर्माण करता है, ठीक है। तो अब हम लघु बीजाणु से या परागकण से नर युग्मोद्भिद का निर्माण करेंगे। बच्चों समझ आया होगा कि किस तरह से परागकण का निर्माण हुआ। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पहली कोशिका हमने बनाया था कि पहली कोशिका क्या है, जो हमारा परागकण है वही है, परागकण है नर युग्मोद्भिद बनाने की। तो इसके साथ क्या हुआ, इसका अपना केंद्रक है, अगुणित केंद्रक है। इसमें अब होगा समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन के बाद, समसूत्री जब विभाजन होता है तो इसमें दो कोशिकाएं बनती है, हमें पता है। एक क्या होगी, एक बड़ी होगी इस तरह से, और एक छोटी कोशिका होगी। एक बड़ी कोशिका है और बड़ी कोशिका के अंदर ही एक छोटी कोशिका, ये इस तरह से ऐसे बना लेंगे। तो बड़ी कोशिका के अंदर एक छोटी कोशिका, ठीक है। और इसका कोशिका ये देखिए बड़ी कोशिका, और दोनों ही कैसे हैं, अगुणित हैं, N और M। जो बड़ी कोशिका है, जो बड़ी कोशिका है उसको हम कहेंगे कायिक कोशिका। क्या कहेंगे, कायिक कोशिका कहेंगे, मतलब वेजिटेटिव सेल। और जो छोटी कोशिका है उसको हम कहेंगे जनरेटिव कोशिका या जर्म कोशिका। क्लियर बात। इसके बाद ये तो आपका क्या हो गया, इंटाइन एग्जाइन बनाया था मैंने, ये आपका ये हो गया एग्जाइन। अच्छा अब क्या होगा, इसमें से जो बड़ी कोशिका है, बड़ी कोशिका कौन सी है, कायिक कोशिका, ये भी अगुणित है। इसने क्या किया, ट्यूब, पोलन, परागकण ट्यूब बनाएगी, पराग नलिका बनाएगी। और पराग नलिका कहाँ से निकलेगी, पराग नलिका निकलेगी जहां पर छिद्र होगा। तो सपोज इस तरह से है, इस तरह से, और यहाँ पर एक छिद्र है, और ये
इस तरह से पराग नलिका निकली। किसने पराग नलिका बनाया? ये है एक्साइन और ये है इंटाइन। तो किसने बनाया? देखो हमने पहले भी बताया था, किसने बनाया था? अंताचोर यानी कि इंटाइन ने। और बड़ी कोशिका कायिक कोशिका ने बनाया तो उसका केंद्रक जाहिर सी बात है ये इस जगह आगे होगा। अगुणित केंद्रक है, अगुणित केंद्रक है। और जन्म कोशिका के या जनन कोशिका के केंद्रक अगुणित है। इसके साथ क्या होगा? इसके साथ क्या होगा? इसने क्या किया? समसूत्री विभाजन एक और किया। यानी कि मैं इसको फिर से ऐसे बना देता हूं। और इसने क्या किया? एक बार फिर से समसूत्री विभाजन किया। पहले एक ने समसूत्री विभाजन करके दो केंद्रक बनाए थे, दो कोशिका बना दिया। अब इसने एक बार फिर से विभाजन किया तो दो केंद्रक बन जाएंगे। दो केंद्रक दो कोशिका में रहेंगे। तो अब इसने क्या किया? इस तरह से दो आपके केंद्रक और उनके ऊपर छोटी छोटी कोशिकाएं कह सकते हैं, ठीक है। तो केंद्रक कोशिका और ये इस ट्यूब के साथ जैसे जैसे ट्यूब बढ़ेगी वैसे वैसे इसके साथ चल पड़ेंगे। जैसे जैसे भाई यहाँ पे छोटी है तो छोटे में यहीं पास रहेंगे और जैसे ही बढ़ेगी तो वैसे धीरे धीरे इसके पीछे पीछे लग जाएंगे। और इन्हीं जो दो कोशिकाएं छोटी छोटी बनती हैं जो जन्म कोशिका ने बनाया, जनन कोशिकाओं ने बनाया, उन्हीं को कहते हैं नर युग्मक। क्या कहते हैं? नर युग्मक। सबसे बड़ी बात आ गई कि हमारा यही कॉन्सेप्ट था कि हमें बनाना है नर युग्मक, क्योंकि नर युग्मक बनेंगे और फिर मादा युग्मक मादा जननांग में बनेंगे और दोनों फ्यूज करेंगे तो लैंगिक जनन होगा। तो नर युग्मक यहाँ आके बने, यानी कि परागकण ने अपने आप को विकसित किया और ये पूरी अवस्था एक बना दिया। इसको हम क्या कहेंगे? परिपक्व 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 नर युग्मकोद्भिद, मेल गैमेटोफाइट। इसको क्या कहेंगे? मेल गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद। इस तरह से एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद कैसा है? 3 सेल वाला है, 3 सेल वाला, 3 केंद्रक वाला है। हमेशा याद रखेंगे ज्यादातर आवृत्तबीजी पौधों में जो नर युग्मक हमारे को जाते हैं, उनका क्या होता है? परागण होता है। तो 3 कोशिका की अवस्था में ही नर युग्मकोद्भिद जाता है। तो याद रखेंगे, यहाँ तक आपने समझा कि नर युग्मकोद्भिद किस तरह से बना, नर युग्मक कैसे बने, कितनी बार समसूत्री विभाजन हुआ, कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड में, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा स्टूडेंट। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एम बायोलॉजी @